गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाइन्थ एसएस समकालीन विश्व में लोकतंत्र के भाग नंबर 3 में हम पहुंच गए हैं। 2 भाग हम पहले कर चुके हैं। देखिए, हम जान चुके हैं लोकतंत्र में यह व्यवस्था रहती है कि लोग अपनी मर्जी से सरकार चुने। सिर्फ लोगों द्वारा चुने गए नेताओं को ही देश प्रशासन करना चाहिए। लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी, संगठन बनाने और विरोध करने की आज़ादी जरूरी है। हम अध्याय 2 में इस प्रश्न का दोबारा और गौर करेंगे और लोकतंत्र की परिभाषा बनाएंगे। हम लोकतंत्र की कुछ विशेषताएं भी नोट करेंगे। इसमें हम कहाँ कहाँ पहुँचे। देखिए, सरकार की आलोचना करने की इजाज़त नहीं, फौज की तानाशाही, व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार, राष्ट्रपति भी राजनीतिक बंदी, सभी उद्योगों पर सरकारी समायुक्ताओं, शासन, ये अलग अलग प्रकार की शासन व्यवस्थाएं पूरे विश्व के अंदर मिलती हैं। जैसे चाइना के अंदर वैसे तो चुनाव होते हैं, लेकिन वहाँ पर एक ही पार्टी चुनाव लड़ती है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। एक ही व्यक्ति चुनाव के लिए खड़ा होता है, उसी को वोट देना अनिवार्य है। जबकि भारतीय लोकतंत्र के अंदर कितने भी राजनीतिक दल चुनाव लड़ सकते हैं, कितने भी व्यक्ति चुनाव में खड़े हो सकते हैं। जनता जिसको वोट ज़्यादा देगी वो चुनाव जीत जाते हैं। चीन में एक ही व्यक्ति चुनाव में खड़ा होगा और सबको वोट देना ज़रूरी है तो जीतेगा ही। लेकिन भारत में तो कई बार एक एक सीट पर एमपी और एमएलए चुनाव में, सरपंच के चुनाव में 10-10, 20-20, 50-50 लोग भी खड़े हो जाते हैं और जनता जिसको ज़्यादा पसंद करती है वे चुनाव जीत जाते हैं। कई देशों के अंदर तानाशाही शासन होता है। जैसे पाकिस्तान में फौज ने कई बार चुनी हुई सरकार, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पकड़ करके जेलों में बंद कर दिया और वहाँ के सैनिक शासन यानी फौज का जो सबसे बड़ा अफसर है उसने ज़बरदस्ती सरकार पर कब्जा किया। इस प्रकार का पाकिस्तान में 3-4 बार हो चुका है। ये कुछ नीचे एग्जाम्पल दिए गए। चिले, आयदे, फिनासे, ये अलग अलग प्रकार से जो लोग थे उन्होंने वहाँ तानाशाही शासन किया। अब आ गए हम लोकतंत्र के 3 नक्शे। ऊपर हमने जो कथाएं पढ़ी 20वीं सदी के दुनिया के इतिहास में वैसी कथाएं भरी पड़ी हैं। लोकतंत्र आने की, लोकतंत्र को मिलने वाली चुनौतियों की, सैनिक तख्तापलट की, लोकतंत्र बहाल करने के लोगों के संघर्ष की और लोकतंत्र की तरफ जाने और उस रास्ते में आने वाली परेशानियों को स्पष्ट रूप से इसमें अभिव्यक्त किया गया है। यहाँ दिए गए नक्शे यही काम करते हैं। नीचे दिए 3 नक्शों पर गौर देखिए और ये जानने की कोशिश कीजिए कि 20वीं सदी में लोकतांत्रिक व्यवस्था का किस किस प्रकार से इस समय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के थोड़े ही समय बाद 195 तक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देशों को दर्शाया गया है। देखिए, 1900 और 1950 के बीच लोकतांत्रिक सरकारें यानी 1950 तक की लोकतांत्रिक सरकारें और 1900 में नहीं पर 1950 में लोकतांत्रिक सरकारें। 1950 में तो भारत के अंदर भी, पाकिस्तान में, बांग्लादेश तो उसमें था ही नहीं, पाकिस्तान का हिस्सा था। बाद में 1971 के अंदर पाकिस्तान के अंदर भी आंतरिक दंगे हो गए। धर्म के नाम पर बना हुआ देश, भाषा के नाम पर झगड़े होने लग गए और बंगाली भाषा बोलने वाले लोगों ने विद्रोह किया और भारत ने उनकी हेल्प की और उन्होंने अपना पाकिस्तान से अलग होकर नया देश बनाया, बांग्लादेश, जिसमें भारत ने 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध किया। ये देखिए, 1975 में लोकतांत्रिक सरकारों के नक्शे दिए गए हैं और ये देखिए 2000 में ये बीच बीच में जो खाली दिखाई दे रहे हैं ये मुस्लिम देश हैं जहाँ पर अभी भी वोट नहीं पड़ते हैं। जैसे सऊदी अरबिया है, कुवैत वगैरह हैं, दुबई वगैरह हैं उनमें, और कुछ अफ्रीका के देश हैं। पूरी विश्व सदी में लोकतंत्र का विस्तार हुआ, यह कहना सही हो यस। 1900 के बाद, बल्कि 1950 के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था का ज़्यादा विस्तार हुआ है।
आज दुनिया के अधिकांश देशों में लोकतंत्र पर अभी भी काफ़ी बड़े हिस्से ऐसे हैं जहां पर लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र के विस्तार के विभिन्न चरणों का वर्णन हमने किया। शुरुआत में इन नक्शों में 20वीं सदी के घटनाक्रम का कुछ भी पता नहीं चलता है। आपने अपनी इतिहास की पुस्तक में 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जरूर पढ़ा होगा। इस जनविद्रोह ने फ्रांस में टिकाऊ और पक्के लोकतंत्र की स्थापना नहीं की थी, लेकिन आज के समय में फ्रांस के अंदर भी लगभग पूरे यूरोप में, एशिया महाद्वीप में भी कई देश छोटे छोटे हैं जहाँ पर, जैसे नेपाल के अंदर लोकतंत्र 1995 में आया, उसके बाद वहाँ पर दोबारा तानाशाही शासन हुआ और 2010 के बाद फिर लोकतंत्र आया। चाइना के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं, वहाँ कम्युनिस्ट शासन है, एक ही व्यक्ति और पार्टी चुनाव लड़ती है। ब्रिटिश उपनिवेशों में 1776 में खुद को आज़ाद घोषित कर दिया और उसके बाद से वहाँ धीरे धीरे लोकतांत्रिक व्यवस्था शुरू हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका में पूरे देश में श्वेतों को 1965 तक मताधिकार नहीं था। यह अलग अलग देशों के सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार दिए गए हैं। न्यूजीलैंड 1893, रूस, जर्मनी, नीदरलैंड, ब्रिटेन, श्रीलंका, तुर्की, फ्रांस, जापान, भारत। भारत एक ऐसा देश है जिसमें सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के जब पहली बार चुनाव हुए 1952 के अंदर, जिस भी व्यक्ति की उम्र 21 साल से ज़्यादा थी, वो चाहे गरीब था, अमीर था, मुसलमान, हिंदू, कोई भी था, स्त्री पुरुष, सबको वोट का अधिकार एक साथ दिया गया। अमेरिका में काले लोगों को 1965 में वोट डालने का अधिकार दिया गया, जो दुनिया को लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे बड़ा देश कहलाता है। वहाँ पर ब्लैक लोगों को वोट का अधिकार नहीं था, नहीं वाइट लोग ब्लैक के साथ वहाँ पर बहुत भेदभाव करते थे। और दक्षिण अफ्रीका के अंदर तो 1994 में वोट का अधिकार मिला है। उपनिवेशवाद क्या था? जब किसी दूसरे देश के लोगों ने किसी देश में जा करके उन देशों की राजनीतिक व्यवस्था पर कब्जा किया और वहाँ के सभी संसाधनों का प्रयोग अपने लिए करने लगे, उसको कहते थे उपनिवेशवाद। यानी जापान, ब्रिटेन, अमेरिका ये उपनिवेशवादी देश थे और भारत इसका उपनिवेश था। तो ये चीज़ें आज बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं और आज के दौर के अंदर दुनिया के 99% देशों के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था पाई जाती है। ये इसमें फोटो दिया गया है। घाना की राजधानी अकरा में बना एनु कुरना नामक पार्क, यह स्मारक एन कुरना की मौत के 20 साल बाद 1992 में बना। इसमें इतनी देरी का कारण क्या हो सकता है, ये आप और हम अगले भाग के अंदर ज़रूर पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले भाग के अंदर देखेंगे कि कई बार किन किन देशों में किस किस प्रकार से तानाशाही शासन स्थापित किए गए। थैंक यू।